प्रायोरिटी के लिए हमारी पहले तो एक तो हमारे बीच में लाइक माइंडेडनेस डेवलप हो जाए कि हमारी अप्रोच कुछ पॉइंट पर हम एक सहमत हों कि भाई इंटेलेक्चुअल क्लास इसकी यूटिलिटी बन सकता है। तो एक तो लाइक माइंडेडनेस हो, और दूसरा हमारे होल सिस्टम में हमारी अप्रोच कैसी हो कि हमारा गरीब तबका भी पहुंच सके, मिडिल क्लास भी पहुंच सके, और हम खुद एलाइड क्लास के लिए हैं, हमारे लिए भी कुछ उपयोगिता बन सके, हमारी भी उपयोगिता हो और हमारे लिए भी उपयोगिता हो। मैं दोनों एलाइड क्लास के लिए उपयोगी नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि हम अपने लिए नहीं सोचें और पूरे समाज के लिए सोचें। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम लोएस्ट क्लास से लेकर हाईएस्ट क्लास की सबके लिए उपयोगिता को ध्यान में रख के सोच बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने जो सोचा है, तो इसमें मैंने आप लोगों के बीच में एक पाया कि हमें आज की प्रॉब्लम मनुबात ने क्रिएट की, इतना तो बात हुई, पर ये क्रिएट कैसे करते जा रहे हैं वो क्रिएट करने में इतने एक्सपर्ट और समर्थ क्यों होते जा रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और हम उनके समर्थपन को देख रहे हैं, वो सामर्थ्यवान होते हुए हम पर और हावी होते जा रहे हैं। हमारे अंदर फिर इन्फिनिटी का तो क्लास डेवलप होगी, इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, फिर हम गुलामगिरी के कल्चर में चले अगर हम रास्ता सोचने वाले नहीं बने। इसलिए इंटेलेक्चुअल क्लास का रोल क्या है? इंटेलेक्चुअल क्लास का रोल है कि सारे समाज की समस्याओं को समझना, जड़ को समझना, और जड़ को समझकर जड़ में ट्रीटमेंट करना, और इलाज फिर मल्टीफेरेस से ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी करें, और एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो भी करें। मल्टीफेरेस ट्रीटमेंट बहुत सारी पूरा विशाल भारत है और हमारे समाज की विशाल समस्याएं, तो मल्टीफेरेस ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं और एक बेसिक ट्रीटमेंट। हमने दोनों प्रकार के अप्रोचों को ध्यान में रखा, पर लेकिन स्टेटस क्वेस्ट की स्थिति को हमने नकारा है कि इस पर हम सोच विचार करेंगे तो हमारी पूरी एनर्जी चली जाएगी और हम बदल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो जाएगा, 10, 20, 25, 50 बच्चे कुछ आगे बढ़ जाएंगे, पर होल करोड़ों लोग जो हमारा समाज है वो मतलब आचार और लाचार और असहाय बना रहे। ये बिगेस्ट पर्सपेक्ट में आप लोगों को सोचना है। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे सकता हूँ। क्लू दे सकने के लिए है कि आज की स्थिति हमारी क्या कारण है। हम सारे के सारे कास्ट के शिकार हैं, ये सब लोग जानते हैं, और कास्ट के आधार पर हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमसे सारी सुविधाएं छीनी जा रही हैं कास्ट विक्टिमाइजेशन करके। और दूसरा है वो कास्ट बेनिफिशियरी भी है, जो सेक्शन है जो इस समय हमारे ऊपर डोमिनेट है वो बेनिफिशियरी सेक्शन भी है। तो इन दोनों के स्वभाव और बिहेवियर को भी जानना होगा, और हमने इसको एक पॉइंट हिस्ट्री में एक पॉइंट को निर्धारित किया है, उससे सोचने का रास्ता निकाला। और मैंने जहां तक देखा है काम करूंगा ना ऊपर कमरे में जाकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम उस पॉइंट से ही आगे सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आइडल भी उसी पॉइंट को बनाया। बाबा साहब ने पूर्व भारत की योजना बताई और महानायक कांशीराम जी ने मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक बताया। ये दोनों ही महापुरुषों ने अशोक को इंडिकेट किया, और हमने जब इनकी एक्टिविटीज देखी तो इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम भी इन दोनों महापुरुषों के साथ, उनके कॉन्सेप्ट के साथ 21वीं शताब्दी में लिंक होता नजर आता है। वो क्या है कि उन्होंने अपने समय में जात को कैसे नष्ट किया, जो हमारे सामने प्रैक्टिकल है, और आज से 2300 साल के बाद अभी हम मध्ययुगीन भारत में और आधुनिक भारत में कभी भी हम जात को नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक उदाहरण है कि अशोक काल में ये वर्ण और जाति की संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो गई, और इस नष्ट होने की स्थिति में एक नई सिचुएशन पैदा हुई। फिर अंतिम राजा का मर्डर हुआ और मनुस्मृति का शासन आया, नया कानून बना। तो यहाँ ये स्थिति से नया कानून बनने का मैकेनिज्म अगर हम समझ गए तो आज उसके मैकेनिज्म को हम तोड़ सकते हैं, उसको निष्प्रभावी कर सकते हैं। ये चीज को तो यहां से ही यथा स्थिति में जो सोच विचार करने वाले हैं उनको भी बाध्य होना पड़ता है कि भाई हम अशोक को कंसीडर करके आज की स्थिति में सोचें। और अगर ये बात पॉसिबल होती है तो और इसमें और इम्प्लाई करें, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव जो है वो इस मनुवादी व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव है। हम 70 साल से लगभग 1970 के आसपास के बाद ही आईएएस बनना ज्यादा शुरू हुआ,
और 80 के दशक में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह, आईएफएस वगैरह ज्यादा बड़े पैमाने पर इमर्ज हुए। नहीं तो 1980 तक तो हमारे बीच में कुछ संख्या ही नहीं थी, मतलब सुपर क्लास बनने। तो और अभी वही लोग आज रिटायरमेंट की स्थिति में आए। तो ये लोगों ने जो 30, 35, 40 साल शासन को दिए हैं, ये मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत उस सिस्टम की पूजा करने के लिए दिए, उसकी बाबा बना, उनको मजबूत करने के लिए हमारा यूज किया गया। हम इस पर सिस्टम को बदल कहीं नहीं पाए। आज हम आप आउट ऑफ सर्विस आ गए हो, आप कंडक्ट रूल के साथ आप थोड़े से मुक्त हो, तो आप स्वतंत्र चिंतन करके सोच सकते हो, बेहतरीन रास्ता ढूंढ सकते हो। ये मेरा आपसे आग्रह है रास्ता ढूंढने के लिए। मैंने अपनी ओर से जो कुछ सोचा है वो आपको मैं बता सकता हूँ, और मैं उसे फाइनल नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं भी आपसे बात कहना चाहूंगा कि आप मेरी ही बात माने, ऐसी नहीं है। हम सबके सिद्धांतों को वेलकम करेंगे, और हम सारे लोगों में से कोई मेरी एक बात को नहीं मानेगा तो मैं दूसरे की बात मानूंगा, ऐसा तू मैं नहीं की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम सारे के सारे इस बाबा साहब के बाद, कांशीराम जी के बाद लगभग 14 साल हो गए कांशीराम जी को हमारे बीच में गए। इसके बाद भी हम रास्ता ढूंढने में कम पड़े हैं, ये तो सारे लोग भी देते। कोई भी इंटेलेक्चुअल्स आज भी पूरे इंडिया में नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी तरह से रास्ता मिल रहा है। रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिल नहीं पाया। वे बैक टू सोसाइटी अलग हटकर कुछ रास्ता लेके आई, और उसने अपने गुलामगिरी का कारण ढूंढा और उसको बाबा साहब को नए ढंग से समझने की कोशिश की। इसलिए उनकी पूरी विचारधारा जो 1936 में लिखी गई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आज 2020 में भी उतने ही रेलिवेंट, उतना ही डायरेक्शन देने वाली बनती। एक और भी बहुत सारी बातें जो आज हमें डायरेक्शन के लिए काम कर रही हैं, उनके विचार कांशीराम जी के भी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें महात्मा फुले साहू महाराज भी जुड़ जाते हैं, रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो शॉर्ट में बताना चाहूँ कि इसमें हमने जो रास्ता प्रॉब्लम का रियल कारण समझा है कि हमसे शिक्षा क्यों छीनी गई, आत्मरक्षा का अधिकार क्यों छीना गया, प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों छीना गया, हम सारी चीजों से वंचित क्यों किया, जबकि हम सम्राट अशोक के सामने समय में इस देश की सबसे एडवांस हुक्मरान कौम थे। ये चीज को आप लोग अपने माइंड में डाल के लाएंगे कि हम कभी तो इस देश के हुक्मरान समाज थे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हम गुलाम कैसे बने। अशोक के पीरियड में हम हुक्मरान कौम थे, और अशोक के बाद फिर हम गुलाम बने। तो गुलाम कैसे बनाया, वो पॉइंट अगर आपको समझ में आएगा तो ट्रीटमेंट करना आसान होगा। बीमारी का इलाज, बीमारी समझ में आएगी तो बीमारी की जड़ समझ में आएगी तो बीमारी का इलाज करना आसान। और वो बीमारी हमसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना, शिक्षा का अधिकार छीना, संपत्ति का अधिकार छीना। इन तीनों अधिकारों को छीनने का मैकेनिज्म क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनुस्मृति? ये हमने जब निकाला तो उनका था कि टू क्रिएट अनथिंकिंग पीपुल। जो गवर्निंग क्लास है उसे अनथिंकिंग पीपुल में बनाकर फिर इस पर गवर्निंग किया जाए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द मनुस्मृति। कहीं लिखा नहीं है कि ये हम इनको ना सोच विचार करने वाला बनाएंगे, लेकिन सोच विचार करने की विद्या केवल ब्राह्मण ही सीखेगा और सिखाएगा, दूसरा कोई नहीं कहे। ये पॉइंट जरूर उसमें अंदर मनुस्मृति में दिया हुआ है, और ये बात होटल के अर्थशास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है, और दूसरी स्मृतियों में उसमें भी है। तमाम जितने मतलब अशोक के बाद जो स्मृतियां ग्रंथ बने हैं, सब में सोच विचार करने वाली विद्या को का ऊपर अधिकार, उसकी मोनोपोली केवल ब्राह्मण की रहेगी, वही सीखेगा, वही सिखाएगा। ये है सीक्रेट हमारी गुलामगिरी का। तो ना सोच विचार करने वाला समाज बनेगा और परमानेंट गुलामी की तरफ बढ़ेगा। हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मलहम पट्टी करने से तो बात नहीं बनेगी, टाइम पास होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट तो समाज के अंदर जो खोई हुई उसकी अस्मिता है, उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि अनथिंकिंग पीपल की प्रतिष्ठा नहीं होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती है, अनथिंकिंग पीपल का सम्मान नहीं होता है। और तो और इस देश में अगर कहीं किसी प्रकार की रिजर्वेशन से अपॉर्चुनिटी मिले तो उन्होंने अपने समाज के साथ सारे आईएएस क्लास में, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईसीएस, सारे के सारे एलाइड क्लास में थिंकिंग स्किल को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। और वो ब्राह्मण आज भी विश्व विद्वत ब्राह्मण परिषद, ब्राह्मण संघ, ब्राह्मण कोटरी,
ब्राह्मण दिव्य संस्था, इस प्रकार के जो रिसर्च हैं जिसमें बार बार मोदी पूना और काशी और बनारस के चक्कर काटते हैं, वो इसलिए नहीं कि वहां पर प्रचार करने के लिए, वो वहां पर वो ब्राह्मण जो रिसर्च स्कॉलर बैठा हुआ है उससे सलाह मशवरा के लिए जाते हैं। वो कहाँ किस प्रकार की सलाह लेके वो चले आते हैं कि इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना, दुश्मन की ताकत इस तरह से बढ़ रही है, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। उनको रोजाना गाइडेंस उनका इंटेलिजेंस क्लास दे रही है, इस गवर्नेंस क्लास, और हम उससे चूके हैं। तो हमको भी बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें बेसिक थिंकिंग करना कि हम इस समाज को सोच विचार करने वाला समाज कैसे बनाए। और उसके लिए आप लोगों के सामने भी चैलेंज है कि आपने भी इस विद्या को सीखा नहीं है, ना ही प्रशासन में हमको सिखाया। हमको लॉजिक जरूर सिखाया, लॉजिक से हम थोड़ी देर के लिए अल्प संतुष्टता होती है पर सॉल्यूशन नहीं निकलता। लॉजिक डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो अलग हटकर सोचने वाला बनता है, तब कहीं व्यक्ति रास्ता ढूंढने में कामयाब हो पाता है। बाबा साहब का उदाहरण देता हूं मैं। ये भाड़ का सत्याग्रह ले लीजिए। ब्रिटिश का एक कानून था कि जो सार्वजनिक तालाब हैं वो सबके लिए उपयोगी होंगे। माड़ का तालाब था, वहां के लोगों को पानी नहीं पिया जाता। बाबा साहब ने योजना बनाई, उसी क्षेत्र के में बाबा साहब के आजोबा वगैरह रहते थे, पिताजी भी रहते थे वहां पर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो उन्होंने उस जगह की स्थिति जानकारी थी, अच्छी जानकारी थी, तो उन्होंने वहां पर आंदोलन किया कि हम पानी पीने जाएंगे। पानी पीने गए तो इन्हें डंडे पत्थर लाठियां पड़ी, सर फूटे, पैर टूटे, खूना खराब हुआ। बाबा साहब को किस तरह से सुरक्षित निकाला। वहां कलेक्टर और एसपी थे, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी। कलेक्टर से नीरा आ गया, ये अन्याय हो रहा है। एसपी को इंस्ट्रक्शन दिया, मैं कह रहा हूं आप एफआईआर लॉन्च किए। नहीं साहब, कोई हमको कंप्लेंट करने नहीं आ रहा है। आप कैसे? अरे मैं बोल रहा हूँ एज ए कलेक्टर, एफआईआर लॉन्च करो इस सिचुएशन देखकर, और जो घटना जैसी है वैसा ही नोट करना, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एफआईआर लॉन्च हुई, मुकदमा चला। 4 महीने के बाद मुकदमे का फैसला आया, और वो फैसले में वो 4 हम पर पत्थर लाठी मारने वाले मनुवादी लोगों को 4 महीने की सख्त मजूरी की सजा हो गई। बाबा साहब को एक तो आंदोलन की सफलता कि उन्होंने लोगों को सम्मान के लिए जगा लिया। दूसरा, उस सम्मान की लड़ाई में जस्टिस ने हमें साथ दे दिया। उस समय लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी नहीं थी, लेकिन जस्टिस था हमारे साथ, लॉ एंड ऑर्डर। तो बाबा साहब ने उसका ही उपयोग किया, और लॉ एंड ऑर्डर को, ये जस्टिस को पकड़कर उन्होंने दिसंबर में फिर एक कॉन्फ्रेंस रखी, 25, 26, 27 दिसंबर को। और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 25 दिसंबर को, पहले दिन की शुरुआत मनुस्मृति को जलाकर किया। देखिए कितने ढंग से सोच रहे थे। ये कोई सरल तो सोच नहीं होगी, ये तो अलग हटकर सोचने वाला ही बात होगा कि मुझे किस प्रकार से रास्ता ढूंढना है। मनुस्मृति जलाने की बात कहां से सोची? कि इसने हमें गुलाम बनाया, इसने हमें गुलाम बनाया है, और उससे पहले हम गुलाम नहीं थे, यानी अशोक का शासन। बाबा साहब मनुस्मृति को जलाकर हमें अशोक के शासन के प्रति आगाह कर रहे हैं। हमने ये लिंक पकड़ा और सोचा आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमको मालूम पड़ा कि इन्होंने सुनियोजित ढंग से सोच विचार करने वाला समाज, शासन करते जमात वाला समाज को ना सोच विचार वाला बनाकर जन्मों की गुलामी में धकेल दिया, जन्म जन्मांतर की गुलामी में धकेल दिया। ये तो दुश्मन का काम हो गया। आज हम कैसे करेंगे? 70 साल हो गए आजादी को, 1950 से संविधान को लगे, लेकिन किसी भी शासन ने एजुकेशन पॉलिसी में सोच विचार करने वाली विद्या को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जबकि ये विद्या हमारे इतिहास में अशोक के पीरियड में अनिवार्य विषय रूप में सिखाई जाती है। मनुस्मृति में भी इस विद्या का नाम है, होटल के अर्थशास्त्र में भी इस विद्या का नाम है। इसे अन्वीक्ष की विद्या कहते हैं, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या भी इसका नाम। इसे कहीं कहीं ब्रह्म विद्या का भी नाम देती है कि सोच विचार करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहा गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात। ये चीजों से हमको कुछ मालूम पड़ा कि ये उसको कितना लगा है। ब्रह्म का विद्या है तो ये तो ब्राह्मणों का ही अधिकार होना चाहिए, दूसरा किसी का अधिकार ही नहीं हो सकता, उन्हीं की मोनोपोली रहेगी। इसको चैलेंज करना है,
सोच विचार करने वाली विद्या केवल ब्राह्मण वर्ग के ऊपर रहेगी, मनुवादियों के पास रहेगी कि इस बहुजन समाज के लोगों, एलाइट क्लास के पास भी आएगी। और एलाइट क्लास इस विद्या को सीखकर बहुजन समाज को सोच विचार करने वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आज के ग्रेजुएट को, 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी को आप ये सोच विचार करने वाली विद्या सिखा दीजिए। आपकी जितनी प्रॉब्लम है लड़ने के लिए, क्योंकि आप अकेले हो अभी लड़ाई में, आपको युवा शक्ति का साथ चाहिए और डिफरेंट सेक्टर में के इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो निचले स्तर पर अधिकारी, सेकंड रैंकिंग के अधिकारी क्लास कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे आपके साथ काम करने की ताकत बन सकते हैं और इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इस पूरे समाज को ये इंटेलेक्चुअल क्लास ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्ते इससे थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए इस क्लास को, तो ये वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल क्लास बनेगी। अपना बिगड़ी तो बना ही लेगी, वो दूसरों की भी बिगड़ी बनाएगी, अपने बहुजन समाज की बिगड़ी बनाएगी। क्योंकि सोच विचार करने वाला समाज, इंटेलेक्चुअल क्लास, नए नए रास्ते ढूंढने में कामयाब होता है, नए नए अप्रोच को लागू कर सकता है, नए नए सृजनशील अप्रोच कर, क्रिएटिव अप्रोच कर सकता है। क्रिएटिविटी, हमें प्रशासन में क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जाती है। अनुकरण, फॉलो व्हाट एवर दिस, इम्प्लीमेंट टाइम फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट। सोचने का, रिसर्च करने का समय कहाँ है? उनके जो रिसर्च ब्यूरो हैं वो उन तक ऊपर पहुंचा देते हैं, कैबिनेट से वो नीचे आके इम्प्लीमेंट होता है। आपको मैंने थोड़ा से बताया कि मोदी जी सीरम के बहाने पूना गए, आरती के बहाने बनारस गए और वहां पे ब्राह्मण समाज से एडवाइस लेकर आ गए। किसानों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, उनको और होने दीजिए। उसी प्रकार के कोरोना के टाइम में हमारे लोग मजदूर बाहर के, उनके नाती पोते जो विदेश में पढ़ रहे थे, उनको तो प्लेन से ले आए, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रेल भी मुहैया नहीं कराई और यहाँ के लोग अपने ही देश में माइग्रेंट बन गए, प्रवासी बन गए। ये सोचिए किस प्रकार की बातें हो रही हैं। और जब पार्लियामेंट में पूछते हैं कि भाई कितने लोग प्रवासी बने, आंकड़े नहीं है सरकार के पास। कितना इग्नोरेंट है हमारा समाज, इसको जानबूझ के इग्नोर किया गया है। तो हमें बेसिक थिंकिंग करना है। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, एक कांशीराम जी हयात में हमें समझा गए कि दुश्मन की नीति और चाल कैसे समझना है, हम उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अकेले पी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है, ये सारे महापुरुषों और हमारे जो साथी हैं उनके साथ मिलजुल कर हम रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आप लोगों से है कि एक कास्ट नाम का शत्रु को बेसिक तौर से समझने की इस इंटेलेक्चुअल क्लास को पहली गरज है। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहूंगा, अपने आप को विद्वान मान के नहीं कह रहा हूं, आपका छोटा बड़ा भाई होने के नाते नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो सबसे बड़ी चीज है कि हम कास्ट के फिनोमेना को, नोशन ऑफ कास्ट को जितना गहराई से समझना चाहिए, बाबा साहब जैसे विद्वान ने जिस तरह समझा है, उसने बहुत ही क्लिष्ट भाषा में वो ग्रंथ लिखा है 1936। क्योंकि ब्राह्मणों को एक जात पात तोड़क मंडल को लेक्चर भी देना था और उसमें उनको समझाते समझाते अपने समाज को भी समझाना। डबल एज स्वॉर्ड थे, उधर भी वार कर रहे थे और अपने समाज को भी समझा रहे थे। तो वो हमने समझकर इस देश में इंटेलिजेंस क्लास बहुजन समाज की नहीं है, वो निर्माण करना पहला टारगेट हमारा है कि आप लोगों के माध्यम से हम इस देश में लाइक माइंडेडनेस क्लास बनाकर उसे कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनाना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया एनसीआईसी, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास। एनसीआईसी, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास। ये हम अभी तक किसी ने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आप लोगों के माध्यम से इसका इनिशिएटिव के लिए आपसे आग्रह कर रहा है कि आप कम फॉरवर्ड एंड टेक द इनिशिएटिव टू फॉर्म द इंटेलिजेंस क्लास ऑफ द बहुजन समाज। एक दूसरा, आपको ये प्रक्रिया में हमें अपने आप को और जो एजुकेशन पा रहे हैं और पाने में भटकंती का शिकार हैं, युवा भी हैं, जो बेरोजगार हैं, सबके लिए थिंकिंग स्किल या सोच विचार करने की विद्या की गरज है। ये थिंकिंग स्किल की जितनी इंटेलिजेंस क्लास को भी गरज है, उसके साथ साथ हमारे पूरे समुदाय को गरज है। इसलिए हम सीखते सीखते सिखाने की काम करेंगे तो बहुजन समाज इंटेलिजेंस क्लास का अनुकरण करेगा।
किसी और का, अभी मनुवाद का अनुकरण कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और का अनुकरण करने के लिए है ही नहीं है। आप लोग बने ही नहीं है कि आपका अनुकरण किया जाए। समाज किसका अनुकरण करे? इसलिए जो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर चुका है इंटेलिजेंस क्लास, अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लास, हम ब्रह्म विद्या वाले हैं, तो वो लोग का हमारे लोगों का अनुकरण कर रहे हैं। उन्हीं के रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वासों को, पाखंडों को मानने को बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए एक तो आप लोगों के बीच में लाइक माइंडेड, केवल IAS, IPS, IRS में नहीं, देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्लास का हक बोलता है, बाबा साहब ने जिसके बारे में हिंट दिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट एंड रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर और IAS, IPS, IRS वगैरह, ये सारे लोग मिलकर इस देश की बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास बनते हैं। इसमें हमें कॉपरेशन और थिंकिंग स्किल, दो चीजों की उपयुक्तता को बताते हुए हम इनको जोड़ सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक क्लास का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक माइंडेडनेस भी बिना थिंकिंग स्किल के नहीं होगा। लाइक माइंडेडनेस बनने के लिए भी थिंकिंग स्किल की बहुत बड़ी गरज है, क्योंकि थिंकिंग स्किल की पहली शर्त होती है ओपन माइंडेडनेस। अगर हम उसी प्रशासनिक ढांचे की उस क्लोज माइंडसेट को लेकर बैठे रहेंगे तो हम ओपन माइंडेड नहीं हो पाएंगे। ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो आप दो साथी भी लाइक माइंडेड नहीं बन पाओगे, दो IAS ऑफिसर भी लाइक माइंडेड नहीं बन पाओगे। दो नजदीक आएंगे फिर दूर चले जाए, नजदीक आएंगे फिर दूर चले जाए, लाइक माइंडेड नहीं बन। इसलिए लाइक माइंडेड बनना और बनाना ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, और उसके लिए थिंकिंग स्किल हमारे लिए बहुत बड़ा जोड़ है। दूसरा, इस थिंकिंग स्किल के साथ एबिलिटी टू कॉपरेट, ये इंस्टिंक्ट भी हम आपस में डेवलप कर ले जाए। एबिलिटी टू कॉपरेट, ये इंस्टिंक्ट हमारे से गायब है, क्योंकि अशोक के समय में इसी इंस्टिंक्ट की वजह से हम ताकतवर थे, सशक्त थे। इस देश में कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सका। 100 साल तक इस देश में अशोक और अशोक के वारिसदारों के बीच लगभग 100 साल का पीरियड बनता है, इस देश में कोई विदेशी आक्रमण नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ना ही आंतरिक विद्रोह कि कोई इंटरनल रिवोल्ट हुआ हो, नहीं हुआ तो असैसिनेशन हुआ, तख्ता पलट हुआ, जनता का विद्रोह नहीं था, विदेशी आक्रमण नहीं था। तो इन बातों को ध्यान में रख के मैं आप लोगों के सामने दो ही बातों की गरज निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गरज संशोधन लीड टू द इन्वेंशन नेसेसिटी, गरज संशोधन की जन्यते, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वी आर क्रिएटिंग द नीड विच लीड टू द इन्वेंशन, विच विल लीड टू द इन्वेंशन। ये उस नए सृजन के लिए संकेत देगा। वो PR अम्बेडकर अकेला रिसर्च नहीं कर सकेगा, वो इन्वेंशन मेरे अकेले से नहीं होगा, हम 25-50 लोगों से नहीं होगा। ये जो हजारों लाखों की तादाद में हमारा लगभग लाख से ज्यादा भी इंटेलिजेंस क्लास बने, अगर ये 10,000 भी जुड़ जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 मेरी प्राइमरी 1 यूनिट बनते हैं, तो इस देश में परिवर्तन की लहर मजबूत हुए बिना और सफल हुए बिना रह नहीं सकती। वो परिवर्तन करके दिखा सकते। ये मेरे कैलकुलेशन में आया है कि अगर 10,000 इंटेलेक्चुअल्स अगर लाइक माइंडेडनेस बनकर इस देश में प्रेरणा का केंद्र बन जाए, बहुजन समाज के लिए, रेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए, 10,000 रेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन जाए, आम आदमी, युवा पीढ़ी अपने आप को फॉलो करने लगे, यू मस्ट बिकम एन आइडियल टू द सोसाइटी, यू आर नॉट द आइडियल टू द सोसाइटी। बाबा साहब ने क्यों बोला कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया? वो अकेले तो मैं इतना कर सका, क्योंकि वो थिंकिंग पर्सनैलिटी थे। वो 1000 ब्राह्मण की जगह, इंटेलिजेंस क्लास की जगह अकेले ही इंटेलिजेंस क्लास है। बहुजन समाज की 1 मैन इंटेलेक्चुअल क्लास, 1 मैन आर्मी। उन्होंने बोला भी, आई एम द 1 मैन आर्मी, 1 मैन इंटेलेक्चुअल क्लास। ब्राह्मण आर्मी की जगह अकेले बाबा साहब आर्मी बने, 1 मैन आर्मी। आज तो वो हजारों को क्रिएट कर सके, लाखों को क्रिएट कर सके। इस लाखों में से हम 10,000 को यूनाइट करने का आपने संकल्प लिया, तो आपके रिजर्वेशन की प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही, भरने की प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं, रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम, आप समाज को जगा के तो देखिए। समाज जागेगा, दुश्मन भी दहलेगा, क्योंकि संविधान इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी इतनी जल्दी खत्म करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं, और भी ताकतें हैं जो विद्रोह कर उठेंगे। हम तो पीसफुल चलना चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस चलना चाहते हैं। ये भी हमने आपको बांध लिया कि हम नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस चलना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं कि हमें खुद ब खुद इस समाज की थिंकिंग क्लास बनाऊं,
बहुजन समाज का थिंकिंग पीपल बनना होगा। थिंकिंग पीपल के बाद सेकंड स्टेप हमको इस समाज की थिंकिंग कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनना होगा, यानी थिंकिंग एंड कोऑपरेशन दोनों एलिमेंट इस क्लास के अंदर इनकलकेट करना है। आप कहोगे हमारे अंदर है, और मैं नहीं समझता हूँ अगर 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बैठा दें किसी चीज पे तो एक सहमत हो जाएंगे। चारों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने अपने दिशा में खींचेंगे, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग। ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। हमें लेटरल थिंकिंग, पैरेलल थिंकिंग, कॉर्पोरेट थिंकिंग, कोऑपरेटिव मेथड ऑफ थिंकिंग, सहकारी सोच विचार करने के तरीके ढूंढने। मैं आप लोगों के अपने बारे में डिस्क्लोज करूं, ये बात 2000 की है। आपको मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ। कुछ नए साथी हैं, जो लोग नेशनल मीट में बैठे हैं उनको मालूम है। 2000 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट आया और उसमें लिखा था, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स, आइडिया और दूसरी जो एजेंसियां थी, ये सारे कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट दिया। फिक्की थे, CII भी थी, HOCM भी थी शायद। तो इस प्रकार के वो 2 पेज का इकोनॉमिक टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट, क्या आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो किस प्रकार की बात होगी। उसमें उन्होंने लिखा था कि वी रूल इंडिया इन 20th सेंचुरी सक्सेसफुली। हमने 20वीं शताब्दी का भारत का कुशल नेतृत्व किया है, लेकिन 21वीं शताब्दी में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, एक कम्युनिकेशन स्किल आ गई, ऊपर से इंटरनेट आ गया। अब हम जो सीक्रेट का रख के मूर्ख बनाते थे, अब हमारे सारे सीक्रेट खुल जाएंगे। अब हमारा क्या होगा, हु कैन गाइड अस। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया और एडवर्ड डी बोनो नाम के विद्वान को बुलाया। ही वाज द थिंकिंग गुरु, और उससे पूछा भाई हमको रास्ता। उसने बहुत मार्मिक ढंग से 5 लेक्चर दिए और एक लेक्चर की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। उस समय डॉलर 50 रुपए का था और उसकी $2 लाख उसकी फीस थी एक लेक्चर। ये 5 लेक्चर से वो $10 लाख ले गया, यानी 5 करोड़ ले गया। और यहाँ पर बताया क्या, बहुत छोटा सा महत्वपूर्ण पॉइंट, कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ग्लोबल कंपटीशन से जीतना है तो इसमें थिंकिंग स्किल का जोड़ देना। अगर आप थिंकिंग स्किल का जोड़ दोगे तो भारत विश्व की नंबर 1 कंट्री बन सकता है, विश्व की नंबर 1 फोर्स बन सकता है। ये और उसने फिर थिंकिंग के कुछ टेक्निक दी, मेथड दिए और उसको आज वो थिंकिंग मेथड कॉर्पोरेट जगत में उनको ट्रेनिंग देने के लिए लाख 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं और अपने डायरेक्टर, जनरल मैनेजर सबको वो ट्रेनिंग देकर इस देश में कंपटीशन का कॉन्सेप्ट का मुकाबला कर रहे हैं और वर्ल्ड के कंपटीशन में टिक रहे हैं। ग्लोबल स्थिति में आज इंडिया के लोग डोमिनेट हो रहे हैं। हम सोच रहे थे नहीं, आज मोदी साहब ने अपने लोगों को, इंडिया के कैपिटलिस्ट को इतना साथ दिया कि वो वर्ल्ड के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। 5G की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पूरे एयरपोर्ट का इंचार्ज बन रहे हैं, पूरा रेलवे का इंचार्ज बन रहे हैं, पूरे ऑयल की ऑयल कंपनियों का मालिक बन रहे हैं। ये सारा का सारा माल बनकर विश्व के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। विश्व के साथ कंपटीशन करें क्या, हम तुमसे कम नहीं, हम इतने बड़े ताकतवर। ये मैसेज एडवर्ड डी बोनो का था कि अगर टैलेंट के साथ थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए तो भारत वर्ल्ड की नंबर 1 फोर्स बन जाए। उन्होंने उनके लिए एक बात उन्होंने सजेशन दिया कि भाई इतनी बड़ी बात है तो आपने हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सजेस्ट किया। एडवर्ड डी बोनो बोला, यस मैंने आपकी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था 91 में। राजीव गांधी, ये आपका यंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, वो मेरे आए हुए थे, मैं उनसे जाके पर्सनली मिला, उन्होंने मेरे को बहुत कूल माइंडेड होकर सुना और मेरे को अप्रिशिएट किया। अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इसे अपने देश में लागू करेंगे। ऐसा कीजिए, आप हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, हम अपने इंडिया में आपको लागू करेंगे। उस समय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर था नरसिंह राव के पास गया तो उसको ऊपर उड़ा के भगा दिया बेचारे। वो मुंह लटका के वापस आया, उसको नहीं सुना। वो तो कट्टर ब्राह्मण था और वो इस थिंकिंग स्किल के बारे में जानकार था कि अगर ये नीचे चली गई तो देश का तो बंटाढार हो जाएगा, ब्राह्मणवाद का तो खात्मा हो जाएगा। वो बेचारा चला आया। उसने दूसरा क्वेश्चन किया पत्रकार ने, इकोनॉमिक टाइम्स का पत्रकार है, उसका नाम है शालिनी सिंह, और 18
अक्टूबर 2000 के इकोनॉमिक्स टाइम्स को अगर देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 ये चारों दिन कंटिन्यूस न्यूज आई है एडवर्ड डी पर। दूसरा प्रश्न किया कि यार ठीक है, सरकार को आप देने में असफल रहे, ये बताइए इंडिविजुअल कि ये प्रिविलेज क्लास के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और अंडर प्रिविलेज क्लास की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। प्रिविलेज क्लास के लिए यानी प्रिविलेज क्लास यानी मनुवाद, और अंडर प्रिविलेज क्लास यानी बहुजन समाज, दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। उसने बोला कि अगर इस टैलेंट के साथ थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाएगा तो आप वर्ल्ड कंपटीशन में टिक सकोगे, आप लोग इस कंपटीशन को फेस कर सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंस आपके लिए। लेकिन अंडर प्रिविलेज क्लास को नहीं सिखाओगे तो बास्टर पैदा होंगे, ही यूज्ड द वर्ड बास्टर, और देयर वाज द ह्यूज वेस्टेज ऑफ द इकोनॉमी, ह्यूज वेस्टेज ऑफ द फाइनेंस, वो स्पष्ट बोलता है। और अगर इसे सिखा दिया गया तो इट विल बी ए लीप फॉरवर्ड, ये इट विल बी ए फ्रॉग जंप, हाई एंड लॉन्ग जंप होगा। जब मेंढक समुद्र के किनारे बैठता जंप मारता है तो बहुत लंबी और ऊंची कूद मारता है, ऊंची और लंबी कूद 20 तालाब में जाके गिरता है। ये बहुजन समाज के लिए, अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए इस प्रकार का ये बात बनेगी। इसने मुझे प्रभावित किया, मैंने साहब को भी बताया था, माना कांशीराम जी ने, और उन्होंने बोला यस अम्बेडकर तुम इस पर काम कर सकते। हमने काम करना शुरू किया और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हमने इसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। वो सबक को आज हमने जब पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया तो हमारे सामने वो सब्जेक्ट थे कि साहब बहुजन समाज बनाने से पहले हमें सोच विचार करने वाला समाज बनाना है। ये ग्रेजुएट लड़का अगर उसे थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 10वीं 12वीं बच्चे को अगर थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए, टूल्स टेक्निक मेथड उसके पास आ जाए, वो खुद रास्ता बनने वाला होगा, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। वो जो आज मारा मारा फिर रहा है कि मैं नौकरी क्या करूं, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट भी हो गया, लेकिन मैं करूं क्या, क्योंकि वो उसके पास थिंकिंग नहीं है। ही कुड नॉट सी द पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी सर्च नहीं कर सकता। ही कुड नॉट ट्रेस आउट द पॉसिबिलिटी, he could not look out, he could not see the possibility। एडवर्ड डी बोनो बोलता है कि अगर आप पॉसिबिलिटी ढूंढो, खोजो, देखो, अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो पॉसिबिलिटी क्रिएट करो। आपको अपने समाज को पॉसिबिलिटी क्रिएट करने वाला तब थिंकिंग स्किल सिखाना, पॉसिबिलिटी क्रिएट करने वाला तब थिंकिंग स्किल सिखाना। अगर आप सिखा ले गए, इस देश में मनुवाद के विरुद्ध सही मायने में बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास होगी, तब कहीं समाज परिवर्तन की जो घटनाक्रम होगी, जात जड़ मूल से नष्ट करने का स्वप्न हमारे महापुरुषों का साकार। मैं आपके सामने दो चीजों को बात को इतना मैंने को बता के प्रतिपादित करने की कोशिश की कि थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, इट इज अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स, इट इज ए बिग थिंग। अगर दिमाग नहीं होगा तो शरीर का कुछ मीनिंग नहीं है। इस दिमाग का जितना हम हाथ का, पैर का, आंखों का उपयोग करना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम 10% भी ब्रेन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिजिकल का जितना उपयोग किया जाता है तो हमने आज से ब्रेन का बरोबर का उपयोग, जितना हम फिजिकल यूज करते हैं उतने ही प्रमाण में ब्रेन का उपयोग भी हमारे समाज का होने लगेगा। हम इस देश की शासन करती जमात बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग सारे लोग मिलकर और संख्या बल बढ़ाकर अपने पर्सनली एक ईच वन टीच वन के माध्यम से, क्योंकि एलाइट क्लास हो, ईच वन टीच वन के माध्यम से भी आप लोगों को जोड़ सकते हो, सिखा सकते हो कि भाई हमारे बीच में ये पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इस प्रकार का आया है कि इसमें ये हमारा घर है, अपना घर है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये पी.आर. अम्बेडकर की बपौती नहीं है, या और नाथ सिंह की बपौती नहीं है, रमेश चंद की बपौती नहीं है, ये हम सबका है। ऐसे सबका अपने घर में चलें और हम इसमें सोच विचार करने वाला समाज बनाने के लिए और बहुजन समाज के लिए इन्फ्लुएंशियल क्लास, प्रभावशाली वर्ग बनने के लिए, ताकि वो हमारा अनुकरण कर सके और सोच विचार करने वाला बन सके, सहयोगी जीवन जीने लगे, तो हम बहुजन समाज में शासन करती जमात का गुण निर्माण कर सकते हैं। और जब शासन करती जमात के गुण हमारे समाज में होंगे तभी वो शासक करते बनने में कामयाब होंगे। देन अवर पॉलिटिकल मूवमेंट विल बी सक्सीड। जो जहां पर है वो काम कर रहे हैं, हमें किसी को आलोचना समालोचना नहीं करना, किसी भी प्रकार का बोला नहीं है। हमारी चाकोरी नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस। मैं आपसे काफी ज्यादा समय ले गया हूँ,
ये बात बताना मेरे को जरूरी था। इसलिए आप लोग जो चर्चा कर रहे थे कि एक तो आप यथास्थिति में सोच रहे हो कि और उसी में से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कुछ जो प्रोविजन बना दी है उसी के संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो। और बी.आर. अम्बेडकर महापुरुष जिस प्रकार से इस परिवर्तन को सोच रहे थे उस तरीके से आपको सोचने को बात कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार से सोचते थे, वो एक लाइन लिखने की, संविधान की एक लाइन लिखने के लिए उन्होंने कितना सोचा होगा, कितने एस्पेक्ट को सोचा होगा। इतने एस्पेक्ट के साथ आप लोग सोच के समाज को सोच विचार करने वाला बनाइए। कॉपरेशन और थिंकिंग स्किल, दो टू आर द बिगेस्ट वीपन इन 21st सेंचुरी। मैं बहुत सीरियस सेंटेंस बोल रहा हूं। थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटी टू कॉपरेट, दीज आर द टू बिगेस्ट वीपन। मैं वीपन बोल रहा हूं, ये एम्स भी है और वीपन, मीन्स भी है और एंड्स भी, साध्य भी है साधन भी। थिंकिंग स्किल हमें सीखना है, थिंकिंग स्किल सिखाने का हमें ऑब्जेक्ट भी हासिल करना है। कॉपरेशन हमें अपने अंदर इंकलकेट करना है, हमें कॉपरेशन समाज के अंदर लाना भी। इस प्रकार से मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों के कुछ नए विचार आप लोगों के माइंड में पैदा हुए तो आप लोग फिर चर्चा के लिए अपने अपने विचार दे सकेंगे, और ये चर्चा आपकी हर वीक रहेगी और नए नए साथियों को रहेंगे। रमेश चंद जी से आप कुछ बदल हो तो उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो। आप सारे लोग अपने अलग फैकल्टी के लोग, दूसरे डायरेक्शन के लोग, आईएएस इसमें नहीं पहुंच रहे हैं, आईआरएस नहीं पहुंच रहे हैं, आईएफएस भी कम है, और भी पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कुछ सुपर क्लास 1 होते हैं, वो भी बाद में आईएएस लेवल पर प्रमोट आईएएस हो जाते हैं, वो लोग में भी होते हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हो। ये सारे मिलकर इस देश की बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास बन सकती है, कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस। और ये बनाने की प्रक्रिया एक कठिन टास्क, इसे मैं अपहिल टास्क बोल रहा हूँ। कांशीराम जी मुझे वार्निंग देगा, अम्बेडकर ये अपहिल टास्क है, सरल नहीं है इसे बनाना। और हमने तो ओखली में मुंह सर दिया है तो मुंदर के मुंदर बोलते हैं ना, चावल को ओखली में डाल के कुचलते हैं। जब सर दिया है तो मुंगर के झटकों से, उसके आघात से कैसे बचना। इसलिए हमने तो संकल्प लिया है। हम आप सब लोगों को आभास कर, हमारे मर मिटने का इंतजार मत कीजिए। इतनी वार्निंग देकर मैं यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी साथियों का अगेन वेलकम करता हूं, और जो हम लोगों को ये सीख मिली है, टाइम थोड़ा 26 मिनट आगे निकल गया, 1 घंटे का था। सर म्यूट हो गए आप। विचार करते हुए हम आगे नेक्स्ट सैटरडे को बात रखेंगे, अपने लोगों में जुड़ेंगे। क्वेश्चनिंग तो ले लीजिए, 1-1 मिनट में अपने विचार। यस, 1 या 2 मिनट में अपने विचार देता हूं। एक अपना जो है, जो आज का समय कुछ लोग छोड़ गए हैं, वो जो समय हमने दिया था, हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी कोई दूसरी हो गई हो, लेकिन जो अभी आए हैं उसमें अपने 1 मिनट में या 2 मिनट में अपना विचार रखने की कृपा करें। थैंक यू सर। मणिकांत सर जी सर।